निशान क्लासेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th आरबीएससी का चैप्टर जिसका नाम है उपसहसंयोजी यौगिक। राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर आपको 5 से 6 नंबर दिलाएगा। मेडिकल में एक क्वेश्चन, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन और एडवांस के पेपर 1 में एक क्वेश्चन और पेपर 2 में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन बेटा चैप्टर। सबसे पहले आता है पाठ का परिचय। ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक कौन से होते हैं? ठीक है, तो उपसहसंयोजी यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें एक धातु परमाणु निश्चित संख्या में अन्य आयन अणु जिन्हें हम बोलते हैं लिगेंड से जुड़ा रहता है, उन्हें कहा जाता है उपसहसंयोजी यौगिक। अब इनमें लिगेंड और धातु के मध्य उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब उपसहसंयोजी बंध क्या होता है बेटा, तो थोड़ा समझते हैं। बंध 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से 3। सबसे पहला सहसंयोजी बंध, जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो सहसंयोजी बंध बनता है। क्लियर यहां तक बेटा? जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो आयनिक बंध बनता है। और जब बंध बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाएं तो इसे बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। क्लियर बेटा यहां तक? चलो आगे पढ़ते हैं। अब आता है लवण के प्रकार। ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उपसहसंयोजी यौगिक, ये केमिस्ट्री में कौन से यौगिकों की तरह है? तो ये लवण की तरह है बेटा। अब लवण कौन होते हैं? अम्ल और क्षार के जुड़ने से बनने वाली संरचना को लवण कहते हैं। ठीक है, लवण 3 प्रकार के, साधारण लवण, द्विक लवण और जटिल लवण। साधारण लवण में जैसे हमने उदाहरण लिया नमक का, द्विक लवण में लिया हमने उदाहरण कार्नेलाइट का। ठीक है, और जटिल लवण में हमने क्रिया कराई 4 पोटेशियम साइनाइड की FeCN2 के साथ, तो यहां हमें मिला K4 ब्रैकेट FeCN का होल 6। ठीक है, अब बेटा बात समझने की क्या है, देखो आप, साधारण लवण में आया नमक। कौन आया? नमक। नमक ठोस अवस्था में अच्छा है लेकिन गलित अवस्था में पानी में डालते ही ये बेकार हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे लवण जो ठोस अवस्था में स्थायी हो और गलित अवस्था में अस्थायी हो, साधारण लवण है। नमक को हमने पानी में डाला तो इसका पूर्ण अपघटन हो गया। प्रत्येक आयन अलग अलग किया जा सकता है। प्रत्येक आयन का स्वतंत्र परीक्षण भी किया जा सकता है बेटा। ठीक है, साधारण लवण के अपघटन से एक प्रकार का धन आयन और एक प्रकार का ऋण आयन प्राप्त होता है बेटा। द्विक लवण साधारण लवण से बने हैं और साधारण लवण जब 1:1 में जुड़ते हैं बेटा तो बनता है द्विक लवण। ठीक है, इनका भी क्या होता है? पूर्ण
अपघटन होता है। इनमें प्रत्येक आयन को अलग अलग किया जा सकता है। इनमें प्रत्येक आयन का परीक्षण भी किया जा सकता है। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं और गलित अवस्था में अस्थायी होते हैं। क्लियर यहां तक? जटिल लवण, जटिल लवण साधारण लवण से बने हैं, पर इनमें बेटा 1:1 रेशो नहीं पाया जाता। क्लियर यहां तक? इनका अपूर्ण अपघटन होता है। इनमें प्रत्येक आयन अलग अलग नहीं होगा। जैसे इसमें से बेटा आप डिब्बे के बाहर पोटेशियम को अलग कर लो और Fe साइनाइड ये सब एक साथ रहेगा बेटा। -4 पोटेशियम का चार्ज डिब्बे के ऊपर गया, -4 आया पोटेशियम, ये लो बेटा। ठीक है, इनके अपघटन पर सामान्य आयन और जटिल आयन प्राप्त होते हैं बेटा। इनका अपूर्ण अपघटन होता है तो प्रत्येक आयन को अलग अलग नहीं कर सकते आप, प्रत्येक आयन का परीक्षण भी नहीं कर सकते। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो जटिल लवण है। कौन से बेटा? जटिल लवण। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। अब आता है वर्नर का प्रयोग एवं सिद्धांत। वर्नर कौन है? वर्नर वो वैज्ञानिक है बेटा जिसने उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में सबसे पहले समझाने का प्रयास किया। और वर्नर ने क्या बताया? वर्नर ने बताया कि धातु, जिसे हम बोलेंगे आगे चलकर केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है बेटा, जिन्हें बोला जाता है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। क्लियर? प्राथमिक संयोजकता आयन से जुड़ी होती है और वो भी कौन से? ऋण आयन से बेटा। द्वितीयक संयोजकता लिगेंड से जुड़ी रहती है। ये शब्द आगे सब आएंगे आपके। तो वर्नर ने क्या बताया कि केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, जैसे CrCl3, COCl2, MgCl2। इसमें क्रोमियम कितने क्लोरीन से जुड़ा है? 3 क्लोरीन से बेटा। तो क्रोमियम की प्राथमिक संयोजकता कितनी हुई? 3। कोबाल्ट कितने क्लोरीन से जुड़ा है? 2। तो कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता 2। तो प्राथमिक संयोजकता 2, प्राथमिक संयोजकता 3। और मैग्नीशियम कितने क्लोरीन से जुड़ा है? 2। तो प्राथमिक संयोजकता 2। क्लियर यहां तक बेटा? अब वर्नर का प्रयोग क्या है बेटा? ठीक है, तो वर्नर का प्रयोग समझते हैं। वर्नर ने कई सारे यौगिक लिए जिनकी क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई। ठीक है बेटा, इसकी क्रिया कराई वर्नर ने किसके साथ? AgNO3 के साथ। ठीक है बेटा यहां तक।
अब AgNO3 के साथ क्रिया कराई तो यहां पर मिला बेटा 3 मोल AgCl, यहां पे मिला 2 मोल AgCl, यहां पे मिला 1 मोल AgCl, यहां पे मिला 1 मोल AgCl। क्लियर यहां तक बेटा? ठीक है। अब उसने क्या बताया कि इस पूरे यौगिक में से जो तुम्हारे साथ क्रिया कर रहा है उसे डिब्बे के बाहर रखा जाए और जो क्रिया नहीं कर रहे हैं उन्हें डिब्बे के अंदर रखा जाए। तो बेटा एक बात सोचो आप, इस यौगिक में से क्रिया किसने करी है? क्लोरीन ने। कितने? 3 क्लोरीन ने। तो हम क्या करेंगे बेटा? उन्हें डिब्बे के बाहर रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आया? कोबाल्ट NH3 6 बार और क्लोरीन 3 बार बेटा। ठीक है, इसमें देखो आप, इस पूरे में से किसने क्रिया करी है? मात्र 2 क्लोरीन ने। तो 5 अमोनिया डिब्बे के अंदर रहेंगे, ये क्लोरीन रहेगा और ये Cl2 बेटा। इसमें से एक ने क्रिया करी है, ठीक है, इसने एक ने क्रिया करी है बेटा। ये देखो आप, क्लियर? तो वर्नर वो वैज्ञानिक है जिसने ये बताया कि डिब्बे के बाहर भी चीजें रखी जा सकती है और डिब्बे के अंदर भी परमाणु आयन अणु रखे जा सकते हैं। अब इन सब में आप देखो बेटा कि डिब्बे के अंदर कोबाल्ट से जुड़ी संरचना कितनी है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोबाल्ट से जुड़ी संरचना 6 है और इस वाले में 5 और 1 6 है, इस वाले में 4 और 2 6 है और इस वाले में 4 और 2 6 है। तो ये आप डिब्बे के अंदर जो ये देख रहे हो इन्हें बोला जाता है द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता याद रहेगा बेटा। तो इस उदाहरण में द्वितीयक संयोजकता कितनी बोलोगे? 6। इसमें द्वितीयक संयोजकता 6 6 6। क्लियर? प्राथमिक संयोजकता कौन सी होती है? जो ऋणायन के रूप में जुड़ी रहती है। जैसे इस वाले में प्राथमिक संयोजकता कितनी है बेटा? तो प्राथमिक संयोजकता है 3, तो प्राथमिक संयोजकता 3 है और द्वितीयक संयोजकता बेटा इसमें 6 है। क्लियर यहां तक? आगे बेटा समझ में? यह है वर्नर का प्रयोग बेटा। अब वापस समझ, वर्नर का प्रयोग और सिद्धांत क्या बताता है बेटा? तो ध्यान से समझे। वर्नर का प्रयोग ये बताता है बेटा कि ये जो आपने डिब्बे के अंदर लिखा है इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु। और केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, सेकंड बिंदु आता है बेटा कि प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन से जुड़ी रहती है और यह आयनन होती है, मतलब जिसके टुकड़े किए जा सकें। द्वितीयक संयोजकता ऋण आयन और अणु और लिगेंड
से जुड़ी होती है और ये अनआयनन होती है या अनआयनिक, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर यहां तक बेटा? द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी संरचना को, द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी संरचना को केंद्रीय धातु के चारों ओर व्यवस्थित किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार जब इनको व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित ज्यामिति बनती है बेटा। क्लियर यहां तक? और केंद्रीय धातु और लिगेंड के मध्य जितने भी बंध बनते हैं उनको द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। जैसे Fe और साइनाइड के मध्य कितने बंध बने बेटा? 6 बंध बने। कितने बंध बने? 6। तो इसे हम द्वितीयक संयोजकता बोलेंगे। और द्वितीयक संयोजकता को ही उपसह संयोजन संख्या बोलेंगे आगे चलकर। क्लियर? ये है वर्नर का सिद्धांत। तो वर्नर के सिद्धांत में 4-5 बिंदु आते हैं बेटा। सबसे पहला बिंदु क्या बताता है कि केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाता है, जिन्हें प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। प्राथमिक संयोजकता बेटा ऋणायन से जुड़ी रहती है, जो कैसी होती है? आयनिक प्रकृति की या आयनन होती है। द्वितीयक संयोजकता अनआयनन होती है, जो ऋणायन और अणु के द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर यहां तक? द्वितीयक संयोजकता को केंद्रीय धातु के चारों ओर व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे निश्चित ज्यामिति बनती है। द्वितीयक संयोजकता को ही आगे चलकर क्या कहा जाता है? उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है, क्योंकि धातु और लिगेंड के मध्य उपसह संयोजी बंध बनता है बेटा। उपसह संयोजी बंध बनता है। क्लियर यहां तक? यह है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत 2025 में आपके 2 नंबर में आने का चांस है बेटा। तो राजस्थान बोर्ड में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा बेटा। उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित शब्द और उनकी परिभाषा। ठीक है, पाठ को समझने के लिए उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित शब्दावली को समझो बेटा। ठीक है, इससे समझते हैं। एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें आता क्या है? बड़े कोष्टक वाली संरचना को कहते हैं हम समन्वय मंडल। बड़े कोष्टक वाली संरचना को क्या कहते हैं? समन्वय मंडल। ठीक है बेटा, तो ये रहा इसमें समन्वय मंडल। क्लियर यहां तक? आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। समन्वय मंडल में जो धातु आपको दिखाई देता है, सबसे पहले उसे कहा जाता है केंद्रीय धातु। ठीक है, केंद्रीय धातु के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए बेटा, और इन रिक्त कक्षक में यह इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। इसलिए हम केंद्रीय धातु को लुईस
अम्ल कहते हैं। ठीक है, समन्वय मंडल के बाहर जो भी आयन लिखा रहता है उसे कहते हैं सामान्य आयन या प्रति आयन। ये आयन आप आसानी से अलग कर सकते हो, इसलिए इसे आयनन मंडल भी बोलते हैं बेटा। क्लियर? बड़े कोष्टक यानी कि समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु से जुड़ी संरचना को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड आयन हो सकते हैं, लिगेंड अणु हो सकते हैं, और लिगेंड को कहा जाता है लुईस शा। क्लियर बेटा? यहां तक आगे बात समझ। अब इसमें जो आप साइनाइड के नीचे 6 देख रहे हो, ये बताता है लिगेंड की संख्या को। अब यहां लिगेंड कितनी बार है? 6 बार है, और 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं। तो अब एक शब्द समझ में आएगा, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक किसे बोलते हैं? जब सारे लिगेंड कैसे हो बेटा? समान हो। और अगला शब्द आता है, जैसे इसको देखो आप, है ना, इसमें समझते, इसमें देखो तो इसमें लिगेंड क्या है? 6 है। 3 ये वाले, 3 ये वाले, 3 + 3 = 6। लेकिन इसमें 3 अलग है और 3 अलग है बेटा, तो इसे बोला जाता है हेट्रोलेप्टिक। और जब लिगेंड असमान हो तो इन्हें हेट्रोलेप्टिक कहते हैं बेटा। क्लियर यहां तक? इस वाले उदाहरण में ब्रोमीन डिब्बे के बाहर है, तो ये हमारे लिए सामान्य आयन कहलाएगा बेटा। क्लियर यहां तक? उपसह संयोजी यौगिकों से संबंधित शब्दावली का हमने एक परिचय देखा। हर शब्द को अलग अलग करके भी एक्सप्लेन किया जाएगा। केंद्रीय परमाणु आयन या केंद्रीय धातु। अब इसमें देखो, इस वाले में आप देखो कि ये क्रोमियम जो है इसे बोलते हैं हम केंद्रीय धातु। ठीक है, तो केंद्रीय धातु कौन हुआ बेटा? समन्वय मंडल में वह धातु, परमाणु या आयन, धातु, परमाणु या कौन बेटा? आयन, जो निश्चित संख्या में अन्य आयन या अणु से जुड़ा रहता है, उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहा जाता है। क्लियर यहां तक? अब इसका नाम केंद्रीय क्यों रखा? क्योंकि जब हम इसे डिब्बे का चित्र बनाएंगे बेटा, तो इसे हम चित्र बनाते समय सेंटर में रखेंगे। जैसे मैं अभी बनाकर बताता हूं बेटा इसका। तो CR 1 2 3 4 5 और 6, NH3 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 NH3। देखो बेटा, ये बन गया इसका चित्र। अब इस चित्र में देखो कि मैंने सेंटर में किसको रखा? क्रोमियम को, इसलिए इसे केंद्रीय धातु बोलते हैं। केंद्रीय धातु के पास क्या होने चाहिए बेटा? रिक्त
कक्षक होने चाहिए। इन रिक्त कक्षकों में क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देगा बेटा इसे, अमोनिया देगा। अमोनिया कौन है यहां पर, लिगेंड। अब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है बेटा, लुईस अम्ल कहा जाता है। क्लियर, यह है केंद्रीय परमाणु। एक क्वेश्चन और करते हैं, K4 ब्रैकेट FeCN6, इसमें केंद्रीय परमाणु बताओ। तो केंद्रीय परमाणु इसमें Fe कहलाएगा बेटा। क्लियर यहां तक, चलो नया शब्द समझते हैं। लिगेंड, दाता परमाणु, लिगेंड के प्रकार। लिगेंड कौन होते हैं, समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु से जुड़ी संरचना को लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, है ना। K4 ब्रैकेट FeCN का होल 6, इस वाले डिब्बे को क्या बोलते हैं बेटा, हम समन्वय मंडल बोलते हैं। समन्वय मंडल में आप ये देखो कि इसे हमने क्या नाम दिया है थोड़ी देर पहले, केंद्रीय धातु बेटा। केंद्रीय धातु से जुड़े साइनाइड को हमने क्या नाम दिया, लिगेंड। अब अगर इस पूरे साइनाइड में देखो तो बंध किसकी तरफ से बना, नाइट्रोजन की तरफ से या कार्बन की तरफ से। तो आप क्या आंसर दोगे बेटा कि कार्बन ने बंध बनाया। किसने बंध बनाया, कार्बन ने। ठीक है, कार्बन को हमने एक नाम दिया, दाता परमाणु। क्या नाम दिया, दाता परमाणु। और इस गुण को क्या बोलते हैं, दंतुरता। दंतुरता गुण है। कार्बन का नाम दाता परमाणु है। दाता परमाणु ने लोहे के साथ यानी Fe के साथ कौन सा बंध बनाया, उप सह संयोजी बंध बनाया बेटा। क्लियर यहां तक, आगे चलते हैं, है ना। अब लिगेंड दाता परमाणु के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड और षट दंतुर लिगेंड। ठीक है, चलो एक दंतुर लिगेंड का मतलब क्या निकला सर, एक दाता परमाणु बेटा। तो एक दाता परमाणु। द्विदंतुर लिगेंड का मतलब क्या निकला, 2 दाता परमाणु। बहुदंतुर लिगेंड का मतलब हो गया 2 से ज्यादा दाता परमाणु। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक दाता परमाणु का मतलब है एक बंध बनाएंगे। 2 दाता परमाणु का मतलब है 2 बंध बनाएंगे। 2 से ज्यादा का मतलब है 2 से ज्यादा बंध बनाएंगे बेटा। अब एक दंतुर लिगेंड में कौन आया, जैसे Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस। इसके अलावा एक दंतुर में और कौन आया बेटा, H2O जो इधर से बंध बनाता है, NH3 जो इधर से बंध बनाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो इस तरफ से बंध बनाता है। क्लियर यहां तक। अब याद क्या रखना है, एक दंतुर लिगेंड के बारे में पढ़ो बेटा, उन्हें याद रखना सीखो। अब लिगेंड बहुत सारे होते हैं,
तो निशान डिजिटल ऐप पर एक बुकलेट के माध्यम से आपको सर ये मिल जाएंगे बहुत सारे लिगेंड बेटा। क्लियर? अब ऋण आवेशित लिगेंड का जब भी नाम खत्म होगा बेटा तो वो ओ अक्षर पे खत्म होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। तो इसे कहां पर लिखें कि जब ऋण आयन लिगेंड का नाम खत्म हो बेटा तो उसका खत्म कहां पर करना है आपको, ओ शब्द पर खत्म करना है या नाम के अंत में ओ जोड़ना है। जैसे Cl माइनस का नाम क्लोराइड सबको पता है, पर जब इसे लिगेंड के नाम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो। देखो सबके नाम के एंड में ओ लगा रहा हूं बेटा मैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लिगेंड है जिनका नाम अलग से बनाया गया है, जैसे एक्वा, NH3 का नाम एमीन, CO का नाम कार्बोनिल। ठीक है, ये एक दंतुक लिगेंड के मैंने कुछ उदाहरण बताए बेटा। दो दाता परमाणु वाले, ठीक है, दो दाता परमाणु वाले समझते हैं, है ना। जैसे CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है, इसने इधर से भी बंध बनाया, इसने इधर से भी बंध बनाया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा एथेन 1,2 डाइएमीन। इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EN। याद रखना बेटा, काम आएगा आगे चलकर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। इसमें दाता परमाणु ये वाला ऑक्सीजन है, इसमें दाता परमाणु ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाला ऑक्सीजन है। इसे शॉर्ट में OX बोलेंगे बेटा। और इसके अलावा इसको एक और तरीके से लिखते हैं, C2O4-2 भी बोलते हैं बेटा। ये फैलाकर लिखा गया सूत्र है और ये संगणित सूत्र है, ठीक है। अब एक दंतुक लिगेंड में, द्विदंतुक में एक और आता है ग्लाइसिनेटो, GLY। ये हो गया। अब बहुदंतुर लिगेंड के लिए नोटपैड पे चलते हैं बेटा। तो बहुदंतुर लिगेंड जिसमें दो से ज्यादा दाता परमाणु होंगे बेटा, है ना, ठीक है। CH2 NN। क्लियर यहां तक? अब इसमें दाता परमाणु कौन कौन है सर ये बताएं। तो दाता परमाणु के लिए बेटा अपन देखते हैं, ये वाला नंबर 1 ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन। तो 4 तो हो गए आपके ऑक्सीजन, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और 2 हो गए नाइट्रोजन। टोटल करो तो 6 दाता परमाणु। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं षट दंतुक लिगेंड। अब इसका नाम, अब इसके दो नाम है, एक सिंपल नाम और एक लिगेंड वाला नाम। क्योंकि ये एक शॉर्ट में लिखा जाता है बेटा इसे EDTA-4। अब ये EDTA-4 कहां से आया, तो इसका नाम हिंदी में लिखेंगे समझ में आएगा, एथेन, कुछ एथिलीन भी बोलते हैं बेटा, एथेन
डाइएमीन, एथेन डाइएमीन, टेट्रा एसीटेट आयन। ये हो गया इसका सिंपल नाम। लेकिन ये लिगेंड कौन सा है? ऋणायन। और ऋणायन लिगेंड के नाम के अंत में क्या आना चाहिए था? ओ आना चाहिए था बेटा। तो इसका लिगेंड वाला नाम कैसा होना चाहिए सर? एथेन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो आयन। ये हो गया लिगेंड वाला नाम बेटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड के कुछ उदाहरण समझाए। ठीक है, अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, उभयदंती लिगेंड, है ना? ध्यान से समझना। ठीक, जैसे Fe के साथ मैंने साइनाइड को जोड़ा बेटा। अब साइनाइड Fe से जुड़ा है किसकी तरफ से? कार्बन के द्वारा। ठीक है, अब मैं Fe के साथ अगर उल्टा करके लिख दूं NC, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये जुड़ा है नाइट्रोजन के द्वारा। ठीक है, दोनों का सूत्र सेम है, CN या NC। ठीक है, तो उभयदंती लिगेंड की परिभाषा सुने, आराम से सुने। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु हो, दो भिन्न भिन्न दाता परमाणु हो, लेकिन यह एक समय में एक ही दाता परमाणु की तरफ से बंध बनाए, उन्हें कहते हैं उभयदंती लिगेंड। क्या कहते हैं बेटा? उभयदंती लिगेंड। तो आपके सिलेबस में उभयदंती लिगेंड कौन कौन है ये समझ लो बेटा। जैसे साइनाइड, साइनाइड का उभयदंती लिगेंड कौन हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। NO2 नाइट्रो। ठीक है, नाइट्रो का उभयदंती लिगेंड हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट। और ये है बेटा थायोसाइनेटो। ये इधर से बंध बनाता है सल्फर की तरफ से, NCS आइसो थायोसाइनेटो, आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, ये क्या है बेटा? नाइट्रो। ये क्या है? नाइट्राइटो। ये क्या है? साइनाइडो। ये आइसो साइनाइडो। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये सब लिगेंड नेगेटिव भी है बेटा। और नेगेटिव लिगेंड यानी कि ऋणायन, ऋणायन लिगेंड का जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसका नाम का अंतिम अक्षर O होना चाहिए। जैसे साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। क्लियर? अब आता है किलेट लिगेंड। जैसे आप देखो, ध्यान से समझना, CH2 CH2 NH2 NH2। इसने इधर से भी बंध बनाया और इधर से भी बंध बनाया बेटा। ठीक है, किसके साथ बंध बनाया? Fe के साथ बंध बनाया। तो बीच में क्या बन गई बेटा? एक वलय बन गई। तो ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड, किलेट लिगेंड कौन होते हैं बेटा?
द्विदंतुक या द्विदंतुर या बहुदंतुर दंतुर द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड जो केंद्रीय धातु के साथ जुड़कर वलयनुमा संरचना बनाते हैं उन्हें किलेट लिगेंड कहते हैं। क्लियर? उभयदंती लिगेंड और किलेट लिगेंड समझ में आ गए? उप सहसंयोजन संख्या और समन्वय मंडल, ठीक है। के फॉर ब्रैकेट FECN का होल 6, ठीक है। इसमें आप FE को देखो बच्चों, FE किससे जुड़ा है? साइनाइड से जुड़ा है बेटा। कितने साइनाइड से? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो इधर से बंध बनाया, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। अब आप ये देखो कि इस चित्र में FE ने कितने बंध बनाए, तो हम आंसर लिखेंगे बेटा 6 बंध बनाए। तो केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड से बनाए गए कुल बंधों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। इसी को बेटा समन्वय संख्या कहते हैं। और वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उप सहसंयोजन संख्या को द्वितीयक संयोजकता कहा था बेटा। द्वितीयक संयोजकता कहा था, याद रखना। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? तो द्वितीयक संयोजकता का दूसरा नाम क्या है? उप सहसंयोजन संख्या। अब इसे उप सहसंयोजन क्यों कहते हैं, उसका रीजन आपको चित्र में दिखेगा। क्योंकि FE और साइनाइड के बीच में कौन सा बंध बन रहा है बेटा? उप सहसंयोजी बंध बन रहा है। और इन बंधों की संख्या को क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजन संख्या। यानी इसे अगर हम समझें, उप सह संयोजन बंध प्लस इन बंधों की संख्या को मिलाकर बोलो तो क्या टॉपिक बनता है? उप सहसंयोजन संख्या। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? ठीक है। समन्वय मंडल पर चलते हैं। समन्वय मंडल क्या है? के फॉर ब्रैकेट CN का होल 6, ठीक है। अब समन्वय मंडल के बाहर लिखी संरचना को कहते हैं सामान्य आयन। समन्वय मंडल क्या है? बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब बड़े कोष्टक में कौन कौन आता है आपको पता है कि सबसे पहले आता है बेटा केंद्रीय धातु, और फिर आते हैं आपके लिगेंड। तो अब आप इसे कैसे बोलेंगे कि जब केंद्रीय धातु को और लिगेंड को बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं तो बनने वाली संरचना को समन्वय मंडल कहा जाता है। क्लियर यहां तक? एक और बार रिपीट करूं, जब केंद्रीय धातु को लिगेंड के साथ जोड़ा जाता है और फिर इन्हें बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं बेटा, तो बनने वाली संरचना को समन्वय मंडल कहा जाता है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। समन्वय बहुफलक यानी कि आकृति, ठीक है, इसको समझे बेटा। FeCl6, ठीक। अब इसमें Fe के साथ 6 क्लोरीन जुड़े हैं और डिब्बे पर आवेश -3 है। तो Fe को बीच में रखा बेटा मैंने, 1 2 3 4 5 6 और इन पर जोड़ दिया बेटा मैंने क्लोरीन।
1 2 3 4 ठीक है। अब इन 6 क्लोरीन को जब मैंने Fe के चारों ओर व्यवस्थित करा बेटा, तो ध्यान से समझना, ये वाले क्लोरीन बोर्ड के आगे हैं बेटा, ठीक है, और ये वाले क्लोरीन बोर्ड के पीछे की तरफ है। और इस चित्र को ऐसे समझो आप, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। तो इस तरह एक आकृति बन गई बेटा। इस तरह बनाई गई आकृति को ही क्या बोलते हैं? समन्वय बहुफलक। क्लियर? अब परिभाषा क्या है? केंद्रीय धातु से जुड़े लिगेंड को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे व्यवस्थित करने पर बनने वाली निश्चित आकृति को समन्वय बहुफलक कहा जाता है। अब समन्वय बहुफलक क्या क्या हो सकते हैं बेटा? कि सपोज करो कि मेरे पास उदाहरण में 4 लिगेंड है, तो 4 लिगेंड होने पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह की आकृति बनकर तैयार हुई। अब इस आकृति को कहेंगे बेटा समतल वर्गाकार। ठीक है। दूसरा आया बेटा 1 2 3 4, इस आकृति को कहते हैं चतुष्फलक। ठीक है। एक 2 3 4 5, इसे कहेंगे बेटा त्रिकोण द्विपिरामिड। और इस तरह की आकृति को बोलेंगे बेटा अष्टफलक। क्लियर? आकृतियां हो गई। अगला शब्द आता है केंद्रीय धातु पर आवेश या ऑक्सीकरण अंक। ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। K4 ब्रैकेट FeCN6। अब इसमें केंद्रीय धातु कौन है बेटा? Fe। और केंद्रीय धातु पर क्या निकालना है? आवेश। ठीक है। आवेश कैसे निकालते हैं पहले एक बात समझो। अगर सवाल किसी अणु का है या फिर सवाल किसी आयन का है, अगर सवाल अणु का है बेटा तो कुल आवेश 0 मान सकते हैं बेटा। और अगर सवाल आयन का है तो कुल आवेश आयन पर दिया होता है। ठीक है। अब जैसे ये सवाल अणु का है या आयन का, तो अणु का सवाल है बेटा ये। अब इस सवाल में मुझे क्या करना है? Fe पर आवेश निकाल कर बताना है। तो कैसे निकाले सर आवेश? एक बात बताओ। 4 पोटेशियम को अलग कर दो, Fe को अलग कर दो, 6 साइनाइड को अलग कर दो और बराबर में लिख दो बेटा 0।
क्लियर है यहां तक? अब क्या करूं सर, पोटेशियम पर आवेश +1 होता है, साइनाइड पर आवेश -1 होता है, और Fe पर मुझे आवेश ज्ञात करना है। तो 4 प्लस Fe, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 है तो 4 से 4 बार गुणा कर दिया, 6 माइनस का बेटा, और बराबर में चल रहा है 0 के। ठीक है, 4 प्लस का माइनस का काट दो, क्या बचा, Fe -2 बराबर 0। इसको इधर लाओ बेटा, तो Fe बराबर +2। ये हो गया बेटा Fe पर आवेश ज्ञात करने का फॉर्मूला। सर कोई और सवाल करें? एक और सवाल करते हैं। क्रोमियम NH3 2 बार, H2O 2 बार, Cl2 2 बार, और बाहर Br बेटा। क्लियर? अब मुझे क्या करना है सर, Fe पर आवेश निकाल के बताना है। क्या करना है, Fe पर Cr पर आवेश निकालना है। अमोनिया पर आवेश 0, जल पर आवेश 0, क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन पर -1, तो Cr +0 कितने क्लोरीन है, 2 बार, तो -2 और 1 माइनस का Br बराबर में 0, -1 और -2 -3, तो Cr -3 बराबर 0। इधर ले जाओ तो Cr पर आवेश आएगा +3 आंसर। क्लियर बेटा? आवेश निकालना सीख गए। केंद्रीय धातु पर आवेश और समन्वय संख्या। कोई भी धातु कितने बंध बनाएगा ये डिसाइड होता है उस पर पाए जाने वाले आवेश के अकॉर्डिंग बेटा। अब हम इसी चीज को याद करेंगे तो आगे हम समन्वय मंडल खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे Zn+2 Cu+2 निकल 0 निकल +2, ठीक है, प्लेटिनम +2। इन पर अगर आवेश इतना पाया जाए बेटा तो ये 4 बंध बना सकते हैं। ध्यान रखना, कितने बंध बना सकते हैं, 4 बंध बना सकते हैं। Cr+3, कोबाल्ट +3, टाइटेनियम +3, प्लेटिनम +4। ठीक है, ये सब बेटा Fe+2 Fe+3 इन सब के बंध बनाने की कैपेसिटी 6 होती है, अर्थात ये 6 लिगेंड या 6 बंध बना सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है बेटा। आगे देखें, और Ag+1 Au+1 इनकी कैपेसिटी होती है 2 बंध बनाने की बेटा। अब अगर आप सोचो तो इन सब से एक एक यौगिक में आपको बनाकर बताता हूं, बहुत इजीली बना के बताता हूं बेटा। कोई इतना हार्ड चैप्टर है नहीं जितना कि इसे हमें बनाकर पढ़ाया जाता है, क्योंकि उपसंयोजी यौगिक बहुत सिंपल चैप्टर है। मेडिकल में एक क्वेश्चन देगा, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन देगा, एडवांस के पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में एक एक क्वेश्चन देगा, और राजस्थान बोर्ड में 5 से 6 नंबर का चैप्टर है। अब सोचो, किसी ने कहा कि H2O को ले लो आप, और H2O कितने बंध बनाता है, 1 बंध बनाता है। ठीक है बेटा, आपके सामने मैं बना के बताता हूं। अब किसी ने कहा कि जिंक से इसको जोड़कर यौगिक बनाओ, जिंक कितने बंध बनाता है, 4, ये कितने बंध बनाता है, 1, तो उसके 4 बंध पूरा करने के लिए आपको जल कितनी बार लेना पड़ेगा, 4 बार। देखो ZnH2O 4 ब्रैकेट हो गया,
बन गया समन्वय मंडल। और बताता हूं आपको, यहां से क्रोमियम ले लो और अब की बार अमोनिया ले लो बेटा। अब अमोनिया कितने बंध बनाता है सर बताओ जरा? एक बंध बनाता है। तो एक बंध बनाने के लिए क्रोमियम को 6 बार अमोनिया जोड़ना पड़ेगा बेटा। तो ब्रैकेट Cr NH3 ब्रैकेट, ठीक है। साइनाइड ले लेता हूं बेटा मैं, साइनाइड। साइनाइड कितने बंध बनाता है? एक बंध बनाता है। बहुत अच्छे सर। अब अगर मैं चांदी के साथ साइनाइड को जोड़ता हूं बेटा, ठीक है, जोड़ के देखो आप, तो चांदी साइनाइड कितनी बार? 2 बार, ब्रैकेट हो गया। तो केंद्रीय धातु पर आवेश याद रखो और कौन सा लिगेंड कितने बंध बनाता है ये याद रखो, ठीक है बेटा। आपको लिगेंड की एक टेबल, कौन सा लिगेंड कितने बंध बनाता है, ये मैं एक पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा बेटा, उसको आप सर्च करना, ठीक है। उसको देखकर पढ़ना और फिर आगे समझ में आ जाएगा आपको। संकुल यौगिक का निर्माण, अब मुझे यौगिक बनाना है बेटा, ठीक है। मुझे केंद्रीय धातु मिल गया। सपोज करो कि मैंने केंद्रीय धातु में लिया Fe+3। Fe+3 कितने बंध बनाता है सर बताना जरा? 6 बंध बनाता है, ठीक है। इसमें मैंने लिगेंड के तौर पर लिया बेटा साइनाइड। साइनाइड पर आवेश माइनस का 1 होता है, ठीक है। साइनाइड कितने बंध बनाता है सर बताना? 1 बंध बनाता है। अब इसको जरूरत कितने की है? 6 बंध की। साइनाइड कितने बना रहा है? 1। तो मुझे साइनाइड कितनी बार लेना पड़ेगा? 6 बार। Fe साइनाइड 6 बार बेटा, डिब्बा। अब मुझे डिब्बे पर आवेश चाहिए बेटा, तो Fe पर आवेश कितना बताया सर आपने? +3। एक साइनाइड पर आवेश कितना है बेटा? माइनस का 1। अब ऐसे साइनाइड कितनी बार ले रखे हैं आपने सर? 6 बार। तो 6 इंटू -1 माइनस का 6, प्लस और माइनस को काटने पर डिब्बे पर आवेश आया -3। क्लियर? अब ये ऋण आयन है, तो केमिस्ट्री क्या कहती है बेटा कि धन आयन आगे और ऋण आयन पीछे होना चाहिए। अब सपोज करो कि मैं धन आयन के रूप में ले लेता हूं पोटेशियम। अब पोटेशियम लिया मैंने तो पोटेशियम का आवेश +1 बेटा, है ना। डिब्बे में Fe साइनाइड 6 बार लिखा और डिब्बे पर आवेश -3 है, तो ये वाला 3 इसके पैरों में ले जाओ और इसका 1 इसके पैरों में ले जाओ। तो क्या आंसर आया बेटा कि क्या आंसर आया? K3 आएगा बेटा। K3 ब्रैकेट FeCN6 आ गया बेटा। संकुल यौगिक का निर्माण कैसे होता है केमिस्ट्री में? आगे बढ़ते हैं। संकुल यौगिक का नामकरण। संकुल यौगिक का नामकरण करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे लिगेंड के बारे में पता हो, मुझे धातु के बारे में पता हो, सामान्य आयन का सिंपल नाम पता हो, लिगेंड का लिगेंड वाला नाम पता हो। ये सब पता हो तो फिर हम नामकरण को सीख सकते हैं। तो हम कुछ बातें रूल्स के रूप में पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला रूल क्या कहता है केमिस्ट्री का कि धन आयन का नाम आगे और ऋण आयन का नाम पीछे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है?
सेकंड रूल कहता है कि डिब्बे के बाहर की वस्तु को हम सामान्य आयन बोलते हैं और सामान्य आयन का नाम भी सामान्य होना चाहिए। जैसे के को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो सिंपल भाषा में, पोटेशियम। Cl को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, क्लोराइड। SO4 को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, सल्फेट। Br- को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। NO3- को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है बेटा कि जब समन्वय मंडल यानी बड़े कोष्टक का नाम लिखो तो क्या करना है, पहले लिगेंड की संख्या लिखो पहले बेटा, फिर क्या करो सर, लिगेंड का नाम लिखो सर। फिर अब संख्या का मतलब पता है आपको, 2 3 4 5। 2 को क्या बोलते हैं, डाई। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 को टेट्रा। 5 को पेंटा। 6 को हेक्सा। ठीक है। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई आ रहा है बेटा, जैसे कि इसको देखो, इसका नाम क्या है केमिस्ट्री में, एथेन 1 2 डाई एमीन बेटा। अब इसके नाम में तो पहले से ही डाई आ रहा है ना बेटा, आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है सर, ये रहा। तो जब लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई आए तो फिर आपको संख्या के लिए नया रूल काम में लेना है बेटा। 2 के लिए आपको बिस लेना है, 3 के लिए आपको ट्रिस लेना है और 4 के लिए आपको टेट्रा किस लेना है। ठीक है। ये कब काम में आएगा, जब लिगेंड के नाम में पहले से ही बेटा डाई ट्राई आ रहा हो तो बेटा काम में लेना। लिगेंड का नाम, अब अगर सपोज करो कि लिगेंड ऋण आयन है बेटा, तो ऋण आयन लिगेंड का नाम जब भी खत्म हो तो ओ आना चाहिए। जैसे Cl- का नाम क्लोरिडो, Cn का नाम साइनाइडो, SO4- का नाम सल्फेटो। ऐसे साउंड आता है बेटा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको यहां पर केंद्रीय धातु का नाम लिखना है। पर केंद्रीय धातु के नाम में भी एक प्रॉब्लम है बेटा कि अगर तुम्हारा डिब्बा उदासीन माइनस का है, डिब्बा माइनस का है, तो धातु का नाम लिखने के बाद उसके बाद में 8 लगाना है। जैसे डिब्बे में सपोज करो चांदी आ गया और डिब्बा नेगेटिव है, तो इसे बोलेंगे अर्जेंटेट। अगर डिब्बे में सोना आ गया तो इसे बोलेंगे बेटा ओरेट। डिब्बे में अगर Fe आ गया तो इसे बोलेंगे फेरेट। लेकिन अगर आपका समन्वय मंडल उदासीन या धनात्मक निकला तो आपको धातु का नाम सिंपल बोलना है। जैसे Zn को क्या बोलते हो आप, जिंक। Cr को क्या बोलते हो आप, क्रोमियम। निकल को क्या बोलते हो आप, निकल ही बोलते हैं सर, निकेल। आगे बेटा यहां तक समझ में क्लियर। फिर आपको यहां पर अंत में क्या करना है, धातु का आवेश लिखना है बेटा।
आवेश किसमें लिखना है? रोमन संख्या में। जैसे +1 को आप फर्स्ट लिखोगे, +2 को सेकंड लिखोगे, +3 को थर्ड लिखोगे, +4 को आप फोर्थ लिखोगे बेटा, फोर्थ, ऐसे। ठीक है, आ गया? तो क्या क्या रूल है नामकरण के, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। धन आयन का नाम आगे और ऋण आयन का नाम पीछे लिखाई में आएगा बेटा। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। सामान्य आयन का नाम सिंपल होना चाहिए, उसकी संख्या बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिब्बा यानी समन्वय मंडल का नाम लिखते समय क्या क्या करोगे आप? सबसे पहले लिगेंड की संख्या बताओगे। लिगेंड की संख्या में कैसे बताएंगे सर? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। लेकिन बेटा अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ रहा है? डाई, ट्राई आ रहा है, तो आपको क्या लिखने को बोल रहा हूं मैं? बिस, ट्रिस, टेट्रा, किस, ये आपको लिखना है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिगेंड का नाम लिखना है। अगर लिगेंड नेगेटिव है तो आपको उसके पीछे ओ आना चाहिए, जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो, फिर केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु के नाम में क्या याद रखेंगे कि अगर डिब्बा नेगेटिव है तो धातु के नाम के एंड में 8 आएगा बेटा, और अगर डिब्बा उदासीन या धनात्मक है तो फिर आप धातु का नाम सिंपल बोलो, आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर यहां तक? आ गया? कुछ प्रैक्टिस कराओ नामकरण की बेटा आपको। चलो, नामकरण की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, के फॉर ब्रैकेट FeCN6, इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें यह आ रहा है तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम। खत्म। अब इस डिब्बे का नाम लिखने का रूल क्या था? पहले लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या को क्या बोलेंगे? हेक्सा। सीएन का नाम क्या है? सीएन कौन सा लिगेंड है? माइनस का, तो साइनाइडो। साइनाइड तो सिंपल नाम है, साइनाइडो। Fe। अब ये डिब्बा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो डिब्बे के अंदर लिखे लोहे का नाम फेरेट। ठीक है, अब इसमें क्या बचा बेटा? आवेश बचा लोहे का। चलो चेक करते हैं, आवेश कैसे चेक करते हैं? पोटेशियम पर आवेश +1, कितनी बार +1? 4 बार +1। साइनाइड पर आवेश -1, ठीक है, कितनी बार बेटा? -6। प्लस में क्या चल रहा है? Fe। 4 से 6 को काट दो, -2, बराबर के इधर ले आओ बेटा, +2, तो सेकंड। क्लियर यहां तक बेटा? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। CrEn3, Cl3। ठीक है, इसका नाम कैसे होगा सर? इसका नाम करते हैं। सबसे पहले EN के बारे में क्या जानते हैं? EN द्विदंतुर लिगेंड है बेटा। ये इधर से भी बंध बनाता है और इधर से भी बंध बनाता है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? पहले ये देखो आप, एथेन 1,2-डाई-एमीन। अब सोचो बेटा, क्या इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है? डाई आ रहा है तो ये 3 बताने के लिए क्या काम में लोगे आप? ट्रिस। क्या काम में लेना है? ट्रिस। चलो बात करते हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का, डिब्बा पॉजिटिव है। चलो नाम बोलो जल्दी से। ट्रिस, आगे बोलो बेटा। एथेन 1,2-डाई-एमीन, 1,2-डाई-एमीन बेटा। फिर उसके बाद Cr का सिंपल नाम बोलो, क्रोमियम। क्रोमियम पर आवेश थर्ड आएगा। Cl का नाम क्या है बेटा? सिंपल नाम बोलो तो
क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया बेटा। क्लियर? अगर हम सर कोई अलग अलग लिगेंड वाला लेते हैं, सपोज करो कोबाल्ट लेते हैं, NH3 2 बार लेते हैं, H2O भी 2 बार लेते हैं, क्लोरीन भी 2 बार लेते हैं और NO3 लेते हैं बेटा। ठीक है सर, इसका नाम लिख के बताओ। लिख सकते हैं, सबका नाम लिख सकते हैं, बस लिगेंड का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, बताओ जरा। एमीन, आधा माह पूरा माह, एमीन। जल को क्या बोलते हैं बेटा, एक्वा। अब अंग्रेजी में एमीन में भी ए आता है और एक्वा में भी ए आता है, पर एमीन में ए एम आता है और एक्वा में ए क्यू आता है। तो जब दो बच्चों का नाम सेम लेटर से शुरू होता है तो हमने क्या सीखा है कि पहले उसको लिखते हैं जिसका सेकंड लेटर अंग्रेजी में पहले आता हो बेटा। तो एमीन पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा। सीएल का नाम बोलो बेटा, क्लोराइडो। क्लोरिडो भी बोल सकते हैं, क्लोराइडो भी बोल सकते हैं। एमीन कितनी बार बेटा, 2 बार, तो यहां क्या लगा दो, डाई। एक्वा के आगे भी डाई, सीएल के आगे भी डाई। कोबाल्ट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। जब डिब्बा पॉजिटिव होता है तो धातु का कौन सा नाम, सिंपल नाम बेटा। तो CO का सिंपल नाम क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट पर आवेश आ गया थर्ड। अब एक बात बताओ बेटा, क्या इसका सिंपल नाम नहीं पता क्या मेरे को, नाइट्रेट। हो गया नामकरण बेटा। क्लियर? इस तरह आप संकुल यौगिकों का क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो बेटा। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम क्लियर आ रही है। इंडिया का मोस्ट क्लियर आप चैनल पढ़ रहे हो, जिसका सर वीडियो लेक्चर क्लियरिटी में बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है बेटा। क्लियर यहां तक? चलो आगे पढ़ते हैं। अब आता है IUPAC नाम से सूत्र बनाना। ठीक है, हम इसे थोड़ी देर बाद लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके।